नमस्कार। शेयर बाजार नाम सुनते ही लगता है ना कि कितनी मौकों से भरी दुनिया है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये थोड़ी उलझन भरी भी हो सकती है। तो आज हम इसी उलझन को मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, जब कोई पहली बार मार्केट में आता है तो सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है, अरे भाई 8,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, चुने तो चुने किसे। ये सवाल किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है, पर घबराने की बात नहीं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा समाधान है। और इसीलिए आज का ये विश्लेषण एक नक्शे की तरह काम करेगा। हम मार्केट के इस विशाल लैंडस्केप को समझने में मदद करेंगे ताकि आगे का जो सफर है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बाजार भले ही आपको बहुत बड़ा और अस्त-व्यस्त सा लगे, लेकिन असल में इसे एक संस्था कंट्रोल करती है। और वो नियामक है सेबी। अब सेबी क्या है? बिल्कुल वैसे जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, जो नियम कानून बनाते हैं और ये देखते हैं कि सब ठीक से चल रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। बस सेबी भी शेयर बाजार का वो ही प्रिंसिपल है। वो ये पक्का करता है कि कोई धोखाधड़ी ना हो और सबके लिए खेल फेयर हो। तो रेगुलेटर की बात तो हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि उन हजारों कंपनियों को फिल्टर कैसे किया जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना। मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जिसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं, ये बस किसी कंपनी का टोटल साइज बताता है। मतलब अगर उसके सारे के सारे शेयर खरीद लिए जाएं तो उसकी कुल कीमत क्या होगी, और इसी के बेसिस पर कंपनियों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो सेबी जो है वो कंपनियों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटता है। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप, यानी देश की टॉप 100 कंपनियां। फिर आते हैं मिड कैप, जो रैंक 101 से 250 के बीच की कंपनियां हैं। और आखिर में है स्मॉल कैप, यानी 250 रैंक के बाद जितनी भी कंपनियां बची वो सब। लेकिन सवाल यह है कि इन कैटेगरीज का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है रिस्क और रिवॉर्ड से, यानी जोखिम और संभावित मुनाफे से। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी है। लार्ज कैप कंपनियों को आप एक हाथी की तरह समझ सकते हैं। बड़ी हैं, धीमी हैं पर स्थिर हैं। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन हाँ, मुनाफा भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। दूसरी तरफ है स्मॉल कैप कंपनियां। ये किसी रेस के घोड़े की तरह होती हैं। ये बहुत तेजी से भागकर जबरदस्त मुनाफा दे सकती हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी उतना ही बहुत ज्यादा होता है। और इन दोनों के बीच में आती हैं मिड कैप कंपनियां। इनमें आपको लार्ज कैप जैसी स्टेबिलिटी और स्मॉल कैप जैसी ग्रोथ, दोनों का एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह से बीच का रास्ता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? सोचिए, अगर एक नया इन्वेस्टर सबसे ज्यादा जोखिम वाली स्मॉल कैप कैटेगरी को बस अवॉइड कर दे, तो उसका ध्यान 8,000 से ज्यादा कंपनियों से हटकर सीधा सिर्फ 250 कंपनियों पर आ जाता है। ये फिल्टरिंग का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई बाजार में नया आता है तो मुनाफा कमाने से भी ज्यादा जरूरी होता है अपनी कैपिटल को बचाना। इसलिए एक छोटे और मैनेजेबल ग्रुप से शुरुआत करना ही सबसे समझदारी का काम है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कहाँ निवेश किया जा सकता है। अब जरा ये देखते हैं कि बाजार में निवेश करने वाले ये लोग आखिर हैं कौन। तो देखिए, बाजार में मोटे तौर पर 4 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले हैं रिटेलर, यानी हम और आप जैसे आम निवेशक। फिर आते हैं HNIs, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तीसरे हैं DIIs, यानी बड़ी भारतीय कंपनियां जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। और चौथे हैं FIIs, यानी बड़ी विदेशी कंपनियां जो भारत में पैसा लगाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन चारों में से बाजार को असल में चलाता कौन है? कौन है वो खिलाड़ी जिनके एक मूव से बाजार की दिशा बदल जाती है? और इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। बाजार का लगभग 95% पैसा सिर्फ FIIs और DIIs का लगा होता है। हम और आप जैसे रिटेल निवेशक और HNI सब मिलाकर भी सिर्फ 5% हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाजार के असली बिग बॉयज तो यही बड़ी संस्थाएं हैं। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है, हमेशा बड़े खिलाड़ियों को फॉलो करें। जिधर ये FIIs और DIIs जा रहे हों, एक छोटे निवेशक के लिए भी उधर ही जाना बेहतर होता है। धारा के साथ बहना, उसके खिलाफ नहीं। तो सवाल उठता है कि भाई इनको ट्रैक कैसे करें? देखिए, हम ये तो नहीं जान सकते कि वो रोज कौन सा खास स्टॉक खरीद रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि उन्होंने कुल मिलाकर आज खरीदारी की है या बिकवाली। और ये जानकारी हर दिन शाम को NSE की वेबसाइट पर आ जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
इस दिन DIIs यानी भारतीय संस्थाओं ने 2205 करोड़ की नेट खरीदारी की, मतलब पैसा मार्केट में डाला। वहीं FIIs यानी विदेशी संस्थाओं ने 889 करोड़ की बिकवाली की, मतलब पैसा निकाला। लेकिन जब दोनों को मिलाया तो ओवरऑल मार्केट में 1316 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। तो इससे हमें अगले दिन के लिए एक पॉजिटिव संकेत मिलता है। तो अब हमने बाजार का नक्शा देख लिया है, कंपनियों को फिल्टर करना भी सीख लिया है और ये भी जान लिया है कि असली खिलाड़ी कौन है। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का सफर कैसे तय किया जाए। तो आज के चर्चा के की पॉइंट्स क्या हैं? पहला, सेबी के नियमों को जानें। दूसरा, रिस्क कम करने के लिए लार्ज और मिड कैप से शुरू करें। तीसरा, हमेशा याद रखें कि FIIs और DIIs ही मार्केट मूवर्स हैं, तो उनकी चाल पर नजर रखें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपने खुद की रिसर्च करें। ये जो फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया है, ये आपको एक मजबूत शुरुआत देगा।